नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, HCL टेक 1205 पे खरीदा है और CDSL 1306 पे खरीदा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? तो HCL टेक में आप देख पाएंगे 900 रुपये का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम आपको ये सपोर्ट की तरह नजर आया है और फिलहाल भी यहीं से सपोर्ट लेकर हमें ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया। जनरली होता क्या है, अगर बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलता है, वन वे डायरेक्शन में स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। यहां पर फिर से आपको सेलर्स आते हुए नजर आते हैं, फिर आपको यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, डबल बॉटम टाइप बनता हुआ नजर आता है। उसके बाद आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। अभी तक ये सिचुएशन HCL टेक में देखने को नहीं मिली है। और ओवरऑल IT स्टॉक्स में भी देखिए कंपैरेटिवली वीकनेस थोड़ी सी ज्यादा ही है। बैंकिंग जितना स्ट्रांग है, ऑटो जितना स्ट्रांग है, FMCG जितना स्ट्रांग है, उतनी स्ट्रेंथ आपको IT सेक्टर में देखने को नहीं मिली है। इन्फोसिस, TCS थोड़े बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, HCL टेक उसमें भी आपको वीक नजर आता है। मेरा मानना है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक देखिए चार्ट में कुछ ऐसा पॉजिटिव बायस दिखाई नहीं पड़ा है, लेकिन मेरा क्या मानना है, ऐसा कुछ हो सकता है, ये गिरावट हो गई, रिकवरी आ गई, नीचे जा सकता है एक बार, फिर से आपको यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो गिरावट होनी थी IT स्टॉक्स में मेरे हिसाब से हो चुकी है और IT इंडेक्स में रिकवरी के संकेत नजर आते हैं। तो आज नहीं तो कल HCL टेक में भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी है। अगर आपने ट्रेड के लिए लिया है तो अगर ये लेवल टूट जाता है तो यहाँ पर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। CDSL के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फिलहाल यहाँ पर काफ़ी हफ्तों के बाद हमें तेज़ी के संकेत नजर आते हैं। लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है, अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है, ये रेंज के बाहर आपको ये जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक हमें ईजिली 1300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो थोड़ी बहुत यहाँ पर पॉजिटिव बायसनेस दिखाई पड़ती है। अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है, 1000 रुपीज़ का लेवल तोड़ देता है, तो एज अ ट्रेड यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट कर देना चाहिए। रिलैक्सो में अच्छी खासी क्वांटिटी है। आप यहाँ पर रिलैक्सो से स्विच होकर पॉलीकैब में या फिर डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में जाना चाहते हैं तो क्या ये करना चाहिए? तो देखिए रिलैक्सो में भी एग्जिट करने का मेरे हिसाब से कोई रीज़न तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। वैल्यूएशन हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये रीज़न के साथ आप एग्जिट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये रीज़न के साथ एग्जिट कर रहे हैं तो डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज में भी वैल्यूएशन आपको हाई नज़र आता है। पॉलीकैब में जाना चाहें तो जाने के बारे में सोच सकते हैं। डिक्सॉन में तो मेरे हिसाब से 4000 के ऊपर ही काम करना चाहिए। जब तक 4000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक वेट एंड वॉच करना चाहिए। डिवीस लैब में लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहे, तो डिवीस लैब लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है। ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिवीस लैब में किस प्रकार से हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ हमने वहां पर डिस्कस किया है। ICICI जनरल में, HDFC लाइफ में, जुबिलेंट फूडवर्क्स में करंट मार्केट प्राइस पे क्या लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करना चाहिए? जुबिलेंट फूड का 600 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 600 रुपये के ऊपर ही हमें खरीदारी के बारे में सोचना है। उसके ऊपर जाता है तो एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है, अब तब खरीदारी कर सकते हैं। ICICI लोम्बार्ड के बारे में बात करें, जनरल इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो 1200 का लेवल स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन स्टॉक ने वो लेवल तोड़ दिया। फिर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर से गिरावट हुई है। फिलहाल स्टॉक हमें उसी लेवल पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस भी नजर आएगा, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। तो अगर ये स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है तो आपको एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल रहेगा 1300 के आसपास का लेवल, 1280 1300 के आसपास का लेवल है। अगर ये लेवल तोड़ देता है तो हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग होने के बारे में सोच सकते हैं। HDFC लाइफ के बारे में बात करें तो ये भी एक अच्छे लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। 500 का एक अच्छा सपोर्ट है। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर 500 का लेवल टूट जाता है तो मैं पर्सनली यहाँ पर एग्जिट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि स्टॉक में देखिए एक रीजनेबल गिरावट हुई है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, जो रेंज थी उससे ज़्यादा गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिली। जो टारगेट निकल कर आता था ये 650 से 750 का रेंज है, 100 पॉइंट का रेंज है, तो इस हिसाब से 550 का टारगेट निकल कर आता था, लेकिन ये 500 तक आता हुआ नजर आया। मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखा दी है, तो अब भी अगर ये 500 के नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एग्जिट करना मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। लक्ष्मी केमिकल्स में हमें क्या करना चाहिए? 500 के प्राइस पे खरीदा है तो फिलहाल यहाँ पर इसका 400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, गिरावट देखने को मिली। फिलहाल ये स्टॉक हमें
300 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। एक अच्छी रैली यहाँ पर इस वीक आपको देखने को मिली। उसके बाद 3 हफ्ते से आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो अगर ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रिकवरी आई, थोड़ा पॉज लिया, फिर से आपको रिकवरी देखने को मिली, तो ये स्टॉक आपको 400 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर 400 पे ये कैसा बिहेव करेगा अभी से बताना मुश्किल है, क्योंकि 400 एक क्रूशियल लेवल है। अगर ऐसा नहीं होता है, स्टॉक ऊपर नहीं जाता है, तो मेरे हिसाब से 275 के नीचे एग्जिट कर देना चाहिए। फ्यूचर ऑफ येस बैंक, तो येस बैंक में देखिए फिलहाल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई नजर आती है, पॉजिटिव न्यूज़ भी आ रही है, स्टॉक बीच में ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा था। तो यहाँ पर जो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो था वो मेरे हिसाब से तो अभी ख़त्म हो ही चुका है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे मेन प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि मैनेजमेंट खराब था, स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आया। मैनेजमेंट चेंज हो चुका है और इमीडिएटली कभी भी कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। मैनेजमेंट चेंज हुआ तो सब कुछ सुधारने में टाइम लगेगा, इसलिए मैनेजमेंट चेंज होकर भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन स्टॉक में कोई बड़ी रैली नहीं आई है। लेकिन जानने वाली और अच्छी जो बात है कि भाई गिरा भी तो नहीं है, रैली नहीं आई है, तो आपको नीचे भी जाता हुआ नजर नहीं आया। तो जो खराब सिचुएशन थी वो मेरे हिसाब से अब खत्म हो चुकी है। यहां से कोई बहुत बड़ा, अभी ये 15-20 रुपए का अगर कोई शेयर है, अब ये वापस 2-3 रुपए का हो जाएगा, उसके चांसेस अभी कम नजर आते हैं। जो बड़ा फॉल 80-90% का फॉल हुआ है वो सेम यहां पर रिपीट होगा, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पैसा वहीं पर डाल देना चाहिए। ये देखकर कि स्टॉक कभी 400 पे ट्रेड कर रहा था, चाहे थोड़ा पैसा आप रिकवरी पे डाल देते हैं, ठीक है, बाकी यहां पर सर्वाइवल पे पैसा नहीं लगाना है, ग्रोथ पे पैसा लगाना है। लेवल एंड टारगेट फॉर विप्रो, तो विप्रो पे हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, सेम व्यूज है मेरे, उसी प्रकार से काम करना है। कोई शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में जो हमने डिस्कस किया था सेम व्यू है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। सर मेरे पास अभी 5 लाख कैश है, 50% ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, अभी क्या और इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? मार्केट एक्चुअली ओवरबॉट कंडीशन में चल रहा है, एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है, तो वेट करेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक अब भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एज ए सेक्टर अगर हम बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में अब भी कुछ ऐसी ओवरहीटिंग कंडीशन नहीं हुई है, वो अब भी अच्छे लेवल पर मिल रहा है। भले ही टीसीएस अभी भाग चुका है थोड़ा बहुत नीचे के लेवल से, लेकिन ये भी प्राइस खराब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। HCL टेक हमने देखा वो तो ज़्यादा भागा भी नहीं है। इस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काम करने जाएंगे तो अब भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत यहां पर कंसोलिडेशन, टाइम करेक्शन या फिर थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट में और बजाज फाइनेंस में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं? तो एशियन पेंट में एक शानदार रैली देखने को मिली है। मैंने तो पर्सनली इतनी बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने सोचा था 3000 पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर ब्रेकआउट होगा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए बिना जाता है तो अलग बात हो जाती है। लेकिन 3000 पे भी रेजिस्टेंस नहीं लिया और ये 3300 का जो लेवल था यहाँ पर भी रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो फिलहाल इसके लिए ये लेवल एक अच्छा लेवल हो जाएगा खरीदारी करने के लिए। 3200 से 3250 का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बजाज फाइनेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक शानदार रैली देखने को मिली है। स्टॉक के लिए 6700 से करके 6800 का जो जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एफले में यहाँ पर क्या करना चाहिए? बाइंग लेवल्स के ये वापस 950 1000 रुपये के लेवल पे आ सकता है। और पॉलीकैब में लॉन्ग टर्म के लिए कौन से लेवल्स अच्छे रहेंगे? एफले में हमने कई बार डिस्कस किया था, मेरे हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन टूटा है और एक बड़े टाइम फ्रेम पे और एक ट्रेंड लाइन आपको टूटता हुआ नजर आया। उस हिसाब से 800 तक स्टॉक आ सकता है, लेकिन 800 तक नहीं आया। उसके बाद जब ये रिकवरी चल रही थी, ऑलमोस्ट हर हफ्ते वीकली Q&A सेशन में ये क्वेश्चन आता ही था एफले में क्या करना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 1100 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं, अगर ये नहीं जा पाता है तो वापस 800 तक ये आने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जैसे ये 1100 के ऊपर गया, यहाँ पर 1200 तक की रैली आपको ऑलरेडी देखने को मिली है, वापस ये 950 1000 आएगा उसके चांसेस कम है। अब ये 1100 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, इस हिसाब से आप खरीदारी को प्लान कर सकते हैं। पॉलीकैब के बारे में बात करें तो बेस्ट बाइंग लेवल तो देखा जाए तो यहाँ पर 1800 हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है? 1800 की पॉसिबिलिटी अभी कम नज़र आती है। एक अच्छा ब्रेकआउट ये जोन से देखने को मिला है, तो ये 2300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बेस्ट बाइंग फिलहाल तो 2300 का लेवल पॉसिबिलिटी के हिसाब से नज़र आता है। सर फार्मा में अगर निपॉन का फार्मा ETF ले तो क्या ये ठीक रहेगा या फिर किसी पर्टिकुलर शेयर में निवेश करना चाहिए? तो देखिए निपॉन के फार्मा ETF में अगर आप निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम भी आपको ठीक ठाक नज़र आता है, जितना वॉल्यूम निफ्टी 20 में, बैंक 20 में, उतना वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको स्लिपेजेस भी देखने को मिलने ही वाले हैं। स्लिपेजेस मतलब आपको खरीदना है 10 रुपये पे, बेचने वाला
महंगे प्राइस पे आपको दिखाई पड़ता है, 11 या 12 के प्राइस पे आपको दिखाई पड़ता है, तो परसेंटेज टर्म्स में आप देखने जाएंगे तो आपको बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। 10-11 मतलब बोलने को 1 रुपये है, लेकिन 10% का डिफरेंस हो जाता है। तो बहुत बड़ा निवेश मैं तो यहाँ पर पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा। बहुत से यहाँ पर ये ETFs आ चुके हैं, लेकिन सब में इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है। वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि वॉल्यूम कम है, स्लिपेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। इतना मैं प्रेफर नहीं करूँगा जितना निफ्टी 20 में प्रेफर करते हैं। हो सके तो इंडिविजुअल शेयर में जाना चाहिए। फिर भी अगर आप यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो कम अमाउंट रखिए। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है तो आपको ये सूट नहीं करेगा। शंकर लाल रामपाल डायकैम में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, स्टॉक को तो मैंने स्टडी भी नहीं किया है। आपने क्वेश्चन लिखा तो पहली बार तो मैंने इसका नाम सुना था, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए कुछ बता नहीं सकते। लेकिन चार्ट मैंने देखा तो ये स्टॉक रॉकेट होता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। 1-2 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 20-25-27 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर ग्रोथ तो ऑफकोर्स कंपनी में नज़र आती है, लेकिन ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ की भी मार्केट कैप नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सेफ साइड रह के आपको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसे स्टॉक्स में एक आध ऐसा मूवमेंट आता है, टाइम आता है कंपनीज का कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और शेयर में भी ऑफ कोर्स वो आपको परफॉर्मेंस नजर आता है। क्योंकि 1 करोड़ के प्रॉफिट से अगर 27 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है तो क्लियरली 27 टाइम्स हो चुका है। शेयर में भी वो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट ये सस्टेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सेम ग्रोथ, ये मुश्किल हो जाता है। और कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, कल ही इसके रिजल्ट्स आए, आप BSE पे चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 लाख का एक्स्ट्रा फंड है तो डिमैट अकाउंट में रखना चाहिए या लिक्विड बेस रखना चाहिए, कैसे पार्क करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? तो डिमैट अकाउंट में या मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहते हैं तो वो तो आपको पता ही होगा, 3-3 महीने में क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, पैसे वापस बैंक में आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिक्विड बेस में रखते हैं कोई इशू नहीं है। सेविंग अकाउंट में जितना पैसा मिलता है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही पैसा आपको लिक्विड बेस में मिल जाता है। लिक्विड बेस में अच्छी बात यह है कि वीकली पे आउट होता है, वीकली बेसिस पे आपको वो इंटरेस्ट का पेमेंट मिल जाता है, और वो आपको पेमेंट एक्चुअली मिलता नहीं है, वो यूनिट्स बढ़ जाते हैं। लिक्विड बेस के यूनिट्स आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो कोई इशू नहीं है। लिक्विड बेस में आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। आपको भी सर। आपके पास नौकरी का 70% का लॉट है, जुबिलेंट फूड का 40% का मेरे क्या व्यू है। तो जुबिलेंट मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं, 600 के ऊपर आपको स्टॉक अच्छा रैली करता हुआ नजर आ सकता है। नौकरी के बारे में बात करें तो आपका एवरेज प्राइस 45-90 के आसपास का है। फिलहाल यहाँ पर अभी भी इतना ज़्यादा ये स्ट्रांग नहीं हुआ है कि एडिशनल क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, लेकिन रिकवरी अच्छी देखने को मिली है, तो अभी जल्दबाजी में एग्जिट भी नहीं करना चाहिए। मैं तो पर्सनली यहाँ पर वेट एंड वॉच करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। प्रिंस पाइप में, नेस्को में और सिस में क्या करना चाहिए? तो प्रिंस पाइप में जब तक ये स्टॉक अभी 620 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए खरीदारी करने से अवॉइड करना चाहिए। प्रिंस पाइप में अभी बहुत गिरावट होगी उसके चांसेस कम नज़र आते हैं, क्योंकि इतने खराब मार्केट में भी स्टॉक नीचे नहीं आया, और फिलहाल तो स्मॉल कैप भी रिकवरी की राह पर चलता हुआ नजर आता है। तो प्रिंस पाइप में बहुत गिरावट होगी उसके चांस कम है, लेकिन जब तक 620 के नीचे है तब तक ऑफ कोर्स बहुत बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिलेगी, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, तो आप वेट कर सकते हैं। नेस्को में और सिस में क्या करना चाहिए? एक्चुअली मुझे कंपनीज एक्चुअली बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर फंडामेंटली स्पीकिंग ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, इनका काम भी काफ़ी अच्छा था, वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव था, लेकिन सम और द अदर रीज़न की वजह से यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना पैसा यहाँ पर ब्लॉक करने की बजाय एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जब डिस्कस किया था और एक आध 1.5 साल हो ही चुका है मेरे हिसाब से, कम 1.5 साल तो हुआ ही रहेगा, स्टॉक में ना ही तेज़ी देखने को मिली है ना ही गिरावट है, सेम लेवल पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बड़ा पैसा है तो जो पैसा ब्लॉक किया है उसको निकाल कर आप यहाँ पर किसी दूसरे स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। गुजरात गैस का फ्यूचर आपने खरीदा है 476 पे, ICICI प्रूडेंशियल का 580 पे, मेरा क्या व्यू है? तो यहाँ पर फिलहाल तो थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर नज़र आती है दोनों ही स्टॉक में। ICICI प्रूडेंशियल तो ओवरऑल स्ट्रांग भी है, गुजरात गैस अभी भी स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीकली चार्ट पे इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। तो क्या करना चाहिए? एक्सपायरी का वेट करें या फिर कुछ और करें? तो देखिए, करना है तो आप एक्सपायरी तक वेट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब चाहे आप यहाँ पर आपने लॉट लिया है उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने अभी क्या सोच के लिया है, कितना आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट क्या था, टारगेट पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ये बताना मुश्किल होता है। इस हिसाब से टोटली आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर पर शेयर 5 रुपए का रिस्क लिया है, आपको 10-15 रुपए मिल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 1:3 पहुंच चुका है, तो एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी फ्यूचर्स में जब हम ट्रेड करते हैं तो इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ता है।
केपी टेक में स्विंग ट्रेड के लिए क्या करना चाहिए? तो स्विंग ट्रेड के लिए केपी टेक में फिलहाल मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिलहाल तो कंसोलिडेट करके आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो स्टॉक में एक अच्छी रैली आ सकती है। चाहे तो आप यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अंबुजा सीमेंट को क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? तो अंबुजा सीमेंट यानी ओवरऑल सीमेंट सेक्टर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए। सीमेंट सेक्टर हो गया या फिर स्टील सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ये सब साइक्लिकल सेक्टर होते हैं। यहाँ पर जब तेज़ी आती है, बहुत अच्छी तेज़ी आती है, लेकिन जब यहाँ पर तेज़ी खत्म होती है, गिरावट भी बहुत बड़ी हो सकती है और टाइम करेक्शन भी, मतलब स्टॉक कंसोलिडेशन में भी लंबे समय के लिए जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर टाइमली बेसिस पे आपको डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है। अंबुजा में फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, अभी तो होल्ड कीजिए क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। स्टॉक हमें स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नज़र आता है, अभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन टाइमली बेसिस पे इसको वॉच रखना है, नज़र बनाकर रखनी है और टाइमली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी आपको सोचना चाहिए, जैसे हम ऑल वेदर स्टॉक्स में करते हैं, जो कि ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट का साइकिल कैसा भी हो ये मैनेज कर लेगी कंपनीज और आपको ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये अंबुजा सीमेंट या फिर ओवरऑल सीमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर नहीं है। मैंने पर्सनली अभी ऐसा सोचा था कि भाई रेपो रेट अभी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो अभी आपको स्पेंडिंग में थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिल सकता है, तो ये जो मेटल सेक्टर है उस पर आपको दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ। गिरावट तो हुई थी, टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, हर एक स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन रिकवरी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। तो फिलहाल समय ऑफ कोर्स हमारे भारत का काफी अच्छा चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पुश है वो काफी अच्छा चल रहा है, तो अभी फिलहाल इसे आप ट्रेल कर सकते हैं। बहुत अग्रेसिव ट्रेलिंग नहीं करनी है कि थोड़े बहुत मार्केट वॉलेटिलिटी में भी आपको ये एग्जिट करना पड़े, लेकिन नजर बनाकर रखनी है एकदम लॉन्ग टर्म के लिए। जब हम एचडीएफसी बैंक खरीदते हैं, कोटक खरीदते हैं, रिलायंस खरीदते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल खरीदते हैं, उस हिसाब से इसको ट्रीट नहीं करना है। मुथूट फाइनेंस आपने 1248 पे खरीदा है, 39 क्वांटिटी, एग्जिट करे, ऐड करे, क्या करना चाहिए? आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी रिड्यूस करना चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ पर मेरे हिसाब से 1100 के ऊपर हमें ये जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक टाइप ऑफ आपको डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिला है, डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक में आपको तेजी होती हुई नजर आती है। 1250-1300 के आसपास हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है, चाहे तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी रिड्यूस करने के बारे में सोच सकते हैं। फाइन ऑर्गेनिक्स वर्सेस नियोजन केमिकल्स कौन सा बेहतर रहेगा? तो फाइन ऑर्गेनिक्स देखा जाए बड़ी कंपनी है, अगर आप नियोजन के साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यूएशन दोनों के महंगे, लेकिन नियोजन छोटी कंपनी, उसके बावजूद आपको वैल्यूएशन उससे भी ज़्यादा फाइन ऑर्गेनिक्स के मुकाबले भी थोड़ा बहुत यहाँ पर महंगा ही नज़र आता है। मेरे हिसाब से कंपनी तो देखिए ओवरऑल दोनों ही अच्छी है, अच्छी ग्रोथ फाइनेंशियली भी है, वैल्यूएशन दोनों में ही आपको महंगे नज़र आते हैं। थोड़ा बहुत वेट करेंगे, अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए, प्राइस भले ही थोड़ा ज़्यादा भी हो चलेगा, वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए फाइन ऑर्गेनिक्स अभी 6000 के आसपास चल रहा है, वो 7000 में भी चलता है, लेकिन अगर वैल्यूएशन उसका सस्ता हो जाता है तो उस हिसाब से आपको प्रेफर करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि दोनों में वैल्यूएशन काफ़ी आया है और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर खरीदारी करने में एक तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अगर आप खरीदारी करते भी हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादा वैल्यूएशन की वजह से भी यहाँ पर आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।